नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों के विकास को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। वही साथ ही बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री ने संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे, प्लेसमेंट दर और उद्योग से सहयोग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को रोजगार और साथ ही शिक्षा और नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। तो जहां सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की, उस दौरान ही किस तरीके से जो उत्तराखंड है उसको इंजीनियरिंग संस्थानों को के विकास पर चर्चा किया है, ताकि उत्तराखंड वासियों को बाहर जाके पढ़ाई न करना पड़े। और साथ ही यह भी कहा कि अगर उत्तराखंड में आप शिक्षा देते हो तो उसके साथ साथ रोजगार भी दो, और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट देने पर भी बात हुई है, ताकि उत्तराखंड वासियों को राहत मिल सके। अधिकारियों को लेकर के इसी को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश देते हुए सीएम धामी नजर आए हैं। वही नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में कांग्रेस और वामपंथी दल विरोध कर रहे हैं। जहां एक और प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता वक्फ संशोधन कानून को लेकर प्रदेश में 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक जन जागरण अभियान चला रही, जिसके तहत बीजेपी लोगों के बीच जाकर के नए संशोधन की खूबियां बता रही। वैसे पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड में किए गए बदलाव मुस्लिम और देशवासियों के हितों में लाया गया बदलाव है। इसके माध्यम से गरीब मुसलमान को हितों की रक्षा की जाएगी। वही कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने वक्फ कानून का विरोध किया है और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बीच वक्फ बोर्ड प्रदेश अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान भी सामने आया है। देश के हित में लाया गया, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया, गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। उन जमीनों का सही प्रकार से सदुपयोग हो, देश के विकास के काम में आए, गरीब लोगों के काम में आए। एक एक इंच जमीन जो अब देश के काम आएगी, उसकी बंदरबांट नहीं होगी, माफिया उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, अपनी मनमर्जी से अपने चहेते लोगों को नहीं दी जाएगी। जो सरकार ने इस संशोधन बिल जो लेकर आई है, भारत और मुसलमानों के भी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन। वो न्यायालय भी तो नहीं जा रही है कांग्रेस। खाली न्यायालय चली जाती तो हमें लगता है कि शायद बेहतर कर रही है। कांग्रेस गुमराह कर रही है, विपक्ष गुमराह कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, एक तरफ न्यायपालिका जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और फिर उससे पहले हंगामा शुरू कर देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी यकीन नहीं है कांग्रेस को। कमाल की बात यह है कि खुद कंफ्यूज है पूरा विपक्ष। जहां एक तरफ विपक्ष कहता है कि मैं मुस्लिम, कांग्रेस कहती है मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी मैं हूँ, तो क्यों अपने झंडे और डंडों के साथ वो ग्राउंड जीरो पे नहीं उतरी है? क्यों हरीश रावत और बाकी तमाम नेता कांग्रेस के, करण मेहरा जी और बाकी प्रीतम सिंह जी, ये सब दूरी क्यों बनाए हुए हैं? क्यों अपना झंडा डंडा लेकर, क्यों अपनी सफ़ेद टोपी के सहारे वो ग्राउंड जीरो पे नहीं आ रहे हैं विरोध करने? क्यों अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपियां पहनाकर विरोध करने की लाइंस दे रहे हैं? क्यों अपने अनुसार जो उनके सहयोगी संगठन हैं, क्यों उनका सहारा ले रहे हैं? पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल 30 जून से शुरू होने जा रही, जहां कोविड महामारी के कारण 2020 से बंद इस यात्रा को उत्तराखंड सरकार और विदेश मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से दोबारा शुरू किया जा रहा। पीएम नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा और सीएम धामी के प्रयासों ने इस यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें यात्रा के संचालन को लेकर अंतिम निर्णय लिया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम की जो यात्रा है उसमें संचालन की जिम्मेदारी उसको सौंपी गई है। यह यात्रा दिल्ली से शुरू होकर पिथौरागढ़ के लिपुलेख के पास मार्ग के माध्यम से संचालित होगी। यात्रा में कुल 5 दल हिस्सा लेंगे, जिनमें प्रत्येक दल में 50 यात्री शामिल होंगे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली में प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी, जिसके बाद पिथौरागढ़ के गुंजी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के सहयोग से दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी यात्री यात्रा के लिए पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो जहां कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो एक लंबे समय के बाद शुरू होने जा रही है, इसको लेकर के 30 जून से हालांकि ये कहा गया कि ये यात्रा शुरू होगी। इसको लेकर के तमाम तरीके से जो निर्देश है वो दिए गए हैं और दिल्ली से यात्रा शुरू होगी। विदेश मंत्रालय की ओर से इसका पुष्टि हो गया है कि अब ये यात्रा शुरू की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि कोविड के दौरान 2020 में से बंद किया गया था और लगभग 5 सालों तक इस यात्रा को बंद किया गया। 5 सालों बाद एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने वाली है और कहीं ना कहीं भक्तों में एक अलग ही उत्साह है। श्रद्धालु एक बड़ी संख्या में इस बार पहुंचने वाले हैं, ऐसा दावा भी किया जा रहा है और जरूरी भी है। हालांकि
ये देखा गया है कि 50 लोगों के 50 जो श्रद्धालु हैं उनकी एक दल बनाया गया है और तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उस पर काम किया जा रहा है कि किस तरीके से उनका स्वास्थ्य परीक्षण मुख्य तौर पर किया जाएगा, ताकि क्या वो इस यात्रा पर जाने के लिए फिट हैं या नहीं है, इसको लेकर के 2 बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद ही उन्हें जाने के लिए हामी भरी जाएगी। वह उत्तराखंड प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं गढ़वाल मंडल में अधिक हुई है। अब तक जंगल में आग लगने के 70 घटनाएं हो चुकी, जिनमें से 40 घटना गढ़वाल मंडल में दर्ज की गई है। बताते हैं चले कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर हमला किया और कहा कि राज्य सरकार हर वर्ष बड़े बड़े दावे करती है वनाग्नि को लेकर, लेकिन हर वर्ष उत्तराखंड की वन संपदा को बेहद अधिक नुकसान पहुंचता है। फायर वॉचर की तैनाती भी सरकार ने जंगलों में तैनात करने की बात कही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश फायर वॉचर भी आग बुझाने में सक्षम नहीं नजर आ रहे हैं। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है, जिसमें कि गढ़वाल मंडल में वनाग्नि की 40 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें करीब 38 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। तो वही कुमाऊं मंडल में 24 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 4 हेक्टेयर में जैव विविधता प्रभावित हुई है। तो जहाँ लगातार वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो उत्तराखंड में बढ़ती जा रही, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से वनाग्नि की घटनाएं होती हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्थाएं जरूर दुरुस्त की थी, लेकिन इसके बावजूद जो घटनाएं हैं उसमें वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी को लेकर के कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है बीजेपी सरकार पर कि वो बस दावे करते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और अभी तक अगर बात करें तो कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बीजेपी इस पर कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाई है। भले ही वो दावे कर रही थी कि वनाग्नि को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर विफल साबित हो रही है और इससे उत्तराखंड में जो फसल है उनको खासा नुकसान हो रहा है। और इसको लेकर के कांग्रेस दावा करते हुए और आरोप लगाते हुए नजर आई है। वही देवभूमि के प्रवेश द्वार रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर बनी अवैध मजार को राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला प्रशासन ने हटा दिया। इस अवैध मजार को हटाने से पहले नोटिस जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक एक ही नाम की कई अवैध मजारें होने की सर्वे रिपोर्ट और राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में बाधक होने की वजह से अवैध मजार को हटाए जाने की कवायद पिछले कई दिनों से चल रही थी। इस नाम से यूपी में कई स्थानों पर फ्रेंचाइजी अवैध मजारें हैं। आज सुबह तड़के ही की गई प्रशासनिक कार्रवाई में यह अवैध संरचना को हटाकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मार्ग को चौड़ीकरण करने का काम तत्काल शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट के मुताबिक ये चौराहा व्यस्त यातायात की वजह से जाम से ग्रसित था। अब इसे चौड़ा करके लगभग 6 लाइन का बनाया जाएगा, जिससे जाम से राहत मिलेगी। तो एनएच को चौड़ीकरण करने की बात सामने आई है और कहा जा रहा है कि एक लंबे समय से ये जो मार्ग है इस पर जाम लगता है, क्योंकि स्पेस कम है और वाहनों की संख्या ज़्यादा है। और इसी को लेकर के अब ये 6 लेन बनाई जाएगी, जिससे लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी और इसका जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि उससे लोगों को ज़रूर राहत मिलेगी। और साथ ही अवैध मजार उस पर बनी हुई थी, जिसपे कहा गया था कि ना तो उसकी कोई कागजात है ना ही कुछ, और उसी को तोड़ा गया। उसके बाद एनएच को जो चौड़ीकरण का काम है उसको गति मिली है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, हरीश रावत के बच्चों और रिश्तेदारों के लिए राजनीतिक प्लेसमेंट एजेंसी बन गई है। आगे उन्होंने कहा कि हरीश रावत कहते हैं कांग्रेस झूठ का शिकार हो गई। आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसका स्टिंग हुआ था और किसने कहा था कि मेरी सरकार बचा लीजिए। हरीश रावत पार्टी से ज्यादा अपने बच्चों को तवज्जो देने का काम करते हैं। देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि माननीय हरीश रावत जितने वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के जो हाल उन्होंने किए हैं पूरा उत्तराखंड देख रहा है, पूरे देश में देखा है, और वो कहते हैं कि कांग्रेस झूठ का शिकार हुई है। वो झूठ कौन था? कौन था वो बात आदमी जिसका स्टिंग हुआ था, जिसने कहा था कि आप कोप अप कर लीजिएगा लेकिन मेरी सरकार बचा दीजिएगा? ये किसने कहा था? कौन था वो व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए कांग्रेस को प्लेसमेंट एजेंसी बना के बैठा हुआ है, जो अपने बच्चों का प्लेसमेंट ढूंढ रहा है, उसके लिए न्याय मांगने जा रहा है कि मेरे बच्चों को किस तरह से रास्ता मिल जाए, कांग्रेस को मिले ना मिले? कौन है वो आदमी? ये पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है। उनकी यात्रा कोई यात्रा नहीं, पारिवारिक यात्रा है। अपने परिवार का प्लेसमेंट चाहते हैं, क्योंकि आप देखिएगा ना, 2-2 जगह से खुद लड़ते हैं। कहीं से लड़की लड़ती है, कहीं से लड़का लड़ता है।
आगे भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ पर मुस्लिम मतदाता जाता है ज़्यादा है, कहाँ मैं अपने किसी बच्चे को फिट कर सकूं। तो उनकी यात्राएं इस कारण चल रही हैं। लेकिन ठीक है, वो अपना कुछ कुछ करते रहे, उसके कारण क्षेत्र का मनोरंजन भी होता है, उत्तराखंड की जनता उसका आनंद भी लेती है। वो उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर किए गए तंज के बाद कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। चमोली ने हाल ही में बयान दिया था, कांग्रेस पार्टी हरीश रावत के रिप्लेसमेंट की बात कर रही है। बच्चों और रिश्तेदारों को राजनीतिक रूप से सेटल किए जा रहे हैं। इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता प्रीतम सिंह ने यह कहा है कि पहले अपने गिरेबान में झांके कौन सी प्लेसमेंट एजेंसी खोल रखी है। ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी नेताओं ने अपने बच्चों को ही सेटल कर रखा है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि बीजेपी लोगों का ध्यान असल मुद्दे से भटकाने की राजनीति कर रही है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी पर एक उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और उन्हें ये देखना चाहिए कि उनके यहाँ किस तरीके के जो है प्लेसमेंट एजेंसीज ऊपर से लेकर नीचे तक जो है भरी पड़ी हैं। और चाहे मैं अमित शाह जी के पुत्र जय शाह की बात करूं तो उनके पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन थी जो वो जो है क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं। ये तो बहुत ऊपर की बात है। राजनाथ सिंह जी के बेटे की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू राजनीति में जो है आने का उन्होंने कार्य किया है। इस प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो रितु खंडूरी जी की मैं बात करूंगी, सौरभ बहुगुणा की बात करूंगी और जिस तरीके से अभी उन्होंने रितु खंडूरी जी के भाई को भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का कार्य किया है। तो ये कौन सी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में मुख्य पदों पर जो है बैठे हुए हैं। तो आज प्रदेश में जो अहम मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस तरीके की जो बातें हैं वो कर रही है। वही चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 17 लाख पहुंच चुका है। वही बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सीमा बढ़ाकर 75% करने और प्रत्येक धाम के यात्रा मार्ग में और रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले जाने का फैसला लिया। बताते ये चले कि आगामी 30 अप्रैल से शुरू हो रही इस चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के जो होटल व्यवसायी हैं उनके साथ वहां पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान ही गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। बैठक में पांडे ने चारधाम यात्रा की तैयारी की समीक्षा करने के साथ ही यात्रा के सफल संचालन के लिए होटल व्यवसायियों के साथ विचार विमर्श और विस्तार से विचार विमर्श करने और उनके सुझाव भी लिए हैं। तो वही चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इससे पहले रजिस्ट्रेशनों की जो संख्या है वो लगभग 17 लाख पहुंच चुकी है। एक बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इसी को देखते हुए 75% कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन की जो संख्या वो सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार का यह कहना है कि इस बार बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। हालांकि ये देखना होगा, लेकिन अभी तक जैसे सामने आ रहे हैं बातें और जैसे रजिस्ट्रेशन की जो संख्या सामने आ रही है उससे एक बात तय है कि इस बार फिर से चारधाम यात्रा के जो आंकड़े हैं वो टूटने। बीते दिनों हमने ये भी देखा था कि कांग्रेस आरोप लगाते हुए नजर आ रही थी कि हमारे यहाँ संख्या बल जो है वो कम है, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आखिर उत्तराखंड सरकार किस तरीके से चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के आने की बात कह रही है। हालांकि देखना होगा कि चारधाम में किस संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हरिद्वार जिले में डेंगू के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। विभागों की टीमों द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही, डेंगू से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने जानकारी देते हुए यह बताया है कि अभी तक जिले में डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विभाग पूरी तरीके से सतर्क है और इसी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि अपने घर और आसपास पानी जमा न होने दे, नियमित रूप से साफ सफाई रखें। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय के बारे में समझा रही। विभाग का यह कहना है कि छोटी सी लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है, इसके लिए सावधानी ही बचाव है। तो जहां डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएमओ आर.के. सिंह ने इसको लेकर के जानकारी दी है और लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ डेंगू से किस तरीके से बचाव किया जाए
उसके लिए भी निर्देशित करते हुए नजर आए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि केसेस ज्यादा ना आए, इसके हम प्रयास करें, लेकिन अगर आते हैं तो हमने पूरी तरीके से व्यवस्था कर रखी है। हॉस्पिटलों में भी बेड की सुविधा कर दी गई है और साथ ही साथ नियमित रूप से जांच कराई जा रही है। लोगों के बीच में जागरूकता केंद्र चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके और डेंगू के इस कहर से बचाया जा सके। अभी डेंगू मामला कोई संज्ञान में नहीं आया है। एक मामला आया हुआ था और लेकिन पोर्टल पे नहीं था, तभी हमारी टीम के द्वारा उस गांव में जाकर जितने भी गांव के लोग थे सबका सोशलाइजेशन भी किया गया, प्रतिदिन की जांच की गई हमारे आशा के द्वारा, टीम के द्वारा। और कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति बुखार का वहां पर पीड़ित मिला और इस संबंध में हमारे द्वारा ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर्स की, CHO की, आशाओं की ट्रेनिंग की जा चुकी है और जो भी जन जागरूकता संबंधी ऐसी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो चुका है, जो दवाएं हैं छिड़काव के लिए और रैपिड टेस्ट की, स्टेरिलाइजर की, तो ऑलरेडी लोगों को कैसे जागरूक को बचाव ही करना है। कहीं भी पानी जो है मैक्सिमम ज्यादा इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि डेंगू का लार्वा जो है यह अंडा साफ और रुके हुए पानी में होता है। यदि हम पानी को चेंज करते रहेंगे, कहीं भी आसपास कोई भी कप्स हो, कोई भी टूटा फूटा बर्तन हो, कोई कूलर हो या कोई ऐसी जगह जहां पर पानी रुकने की संभावना हो, उसको आप हटाते रहेंगे कभी भी। वो उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत में अब केवल कुछ ही दिन शेष है। इस पवित्र यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन और संबंधित विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में तुले हैं। इस बार यात्रा के दौरान वाहनों की चेकिंग को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए परिवहन विभाग ने एक नई पहल शुरू किया है। अब वाहनों की जांच के लिए ऑनलाइन चेकिंग सिस्टम लागू किया गया, जिससे कि चेक पोस्ट पर जाम और लंबी कतारों से निजात मिलेगी। वही बताते ये भी चले कि परिवहन विभाग, पुलिस और अन्य जो विभाग है उनके संयुक्त प्रयास से इस नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इसके तहत वाहनों को हर चेक पोस्ट पर बार बार जांच से नहीं गुजरना पड़ेगा। एक बार किसी पोस्ट पर वाहन और यात्रियों की जांच पूरी होने के बाद सभी जरूरी जानकारी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अन्य चेक पोस्ट तक पहुंच जाएगी। इसके लिए वाहन का नंबर कंप्यूटर में दर्ज करने के कुछ ही क्षण में स्क्रीन पर पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, जिससे जाम से राहत मिलेगी और साथ ही साथ यात्रियों को भी कोई परेशानी ज्यादा नहीं होगी। तो चलिए इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते, जहां बलुपुर इलाके में आशीर्वाद टावर में भीषण आग लगी है। ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया धुएं का गुबार। आग बुझाने में अग्निशमन की टीम जुटी हुई है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आग बुझाने में अग्निशमन की टीम मौजूद थी और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण क्या था वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बलुपुर इलाके के आशीर्वाद टावर में भीषण आग लगी, जिसके बाद दमकल कर्मियों को बुलाया गया और वहीं पर फायर ब्रिगेड ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। हालांकि आग किन कारणों से लगी थी वो अभी तक नहीं पता चल सका है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो धुएं का गुबार है वो साफ नजर आ रहा है और इससे आग लगी थी। और उसके बाद हालांकि पुलिस भी पूरे मामले में कुछ छानबीन कर रही है कि आखिर क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है या फिर किन मामलों में आग लगी है, इसी को लेकर के छानबीन करते हुए नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कई मंजिला ऊपर ये आग लगी है, तो कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उत्तराखंड में डेमस्क गुलाब की खुशबू से रोजगार महक रहा है। पिछले 3 साल में क्लस्टर खेती के रूप में किसानों ने डेमस्क गुलाब की खेती को अपनाया है, जिससे खेती का क्षेत्रफल 150 हेक्टेयर तक पहुंच गया। बाजार में गुलाब तेल की कीमत 12 से 13 लाख रुपए प्रति लीटर बिक रहा। इसका इस्तेमाल परफ्यूम, फ्लेवर के साथ कॉस्मेटिक उत्पादों में भी किया जाता। डेमस्क गुलाब की खेती को एरोमा टूरिज्म से भी जोड़ा गया है। जहाँ डेमस्क गुलाब की जो खेती है वो उत्तराखंड में होती है और काफ़ी अलग मानी जाती है इस गुलाब को, और इससे कहीं ना कहीं इसके इस्तेमाल बहुत चीज़ों में किए जाते हैं, जैसे परफ्यूम बनाने में और साथ ही साथ जो स्किन केयर प्रोडक्ट उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लेकर के उत्तराखंड में
इस खेती के बाद जो व्यवसायी है उनको एक बड़ा प्रॉफिट हुआ है। 12 से 13 लाख रुपए प्रति लीटर इसका जो तेल है वो बिकता है, जिसका इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जाता है और बड़ी संख्या में इस उत्पाद की जो मांग है वो भी बढ़ती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासी जो ये उत्पादन कर रहे हैं वो एक बड़े मुनाफे में है। व्यवसायियों में खासा उत्साह है क्योंकि लगातार इसकी पैदाइश के बाद जो बिक्री होती है उससे उनके चेहरे खिले हुए हैं। वो उत्तराखंड में हाल ही में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में डोपिंग का बड़ा मामला सामने आया है। राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी ने 11 खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के लिए दोषी पाया। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इनमें से ज्यादातर पदक विक्रेता हैं, जिनमें 6 खिलाड़ी पंजाब से हैं। एनएडीए ने 8 खिलाड़ियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि पंजाब के मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह भी इसमें शामिल है। अमृतपाल, जो कि ऑस्ट्रेलिया और जापान की लीग में खेल चुके हैं, दूसरी बार डोपिंग में फंसे हैं। उन्होंने इन खेलों में पंजाब के लिए स्वर्ण पदक भी जीता था और अगर वे अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो उन पर 8 साल का प्रतिबंध लग सकता। वही एनएडीए की जांच अभी जारी है और डोप पॉजिटिव खिलाड़ियों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो उत्तराखंड में खंड शिक्षा अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है, जिसमें प्रवेशोत्सव कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जा रहा। नगर पालिका अध्यक्ष इसमें शामिल है। वही बेरनाग एक कॉलेज में नए सत्र में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं का विकास खंड स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष बेरीनाग हेमा पंता मौजूद रही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में लगातार विभिन्न सुविधाओं का बढ़ावा दिया जा रहा। अभिभावक से अपने बच्चों को नए स्कूल में प्रवेश करने की अपील की है। तो वही मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र कुमार ने सरकारी स्कूल में वर्तमान में जो चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं हैं उसकी भी जानकारी दी। हमारी जो डायरेक्टर महानिदेशिका महोदय है श्रीमती सुश्री झरना कामठान जी, उनके ही निर्देश पर पूरे प्रदेश में आज ये प्रवेश। वह रुड़की में एक बार फिर लावारिस कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा। हालात अब ऐसे हैं कि हर रोज दर्जनों लोग इन कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। अब यह खतरा सिर्फ होता है और सीमित नहीं रहता, वही साथ ही बल्कि सिविल अस्पताल तक इनका जो डेरा है वो बन चुका है। दरअसल रुड़की सिविल लाइन अस्पताल में हर दिन 50 से ज्यादा लोग कुत्ते के काटने से घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे, जिसके कारण एंटी रेबीज इंजेक्शन की भी जो मांग है वो बढ़ती जा रही। वही पीड़ितों का कहना है कि शहर में बल्कि देहात क्षेत्रों में भी लावारिस जो कुत्ते हैं उनका आतंक बढ़ता जा रहा। राहगीरों पर हमला करते नजर आते हैं और प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। वो इस मामले में आरएन टीवी के द्वारा मुख्य नगर आयुक्त रुड़की राकेश चंद्र तिवारी से भी बातचीत की गई। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। एबीसी सेंटर का जो हमारा टेंडर है, टेंडर खोला जाना है, चूँकि ये समस्या बड़ी है। कुत्तों के द्वारा जो लगातार नगर निगम क्षेत्रों में जगह जगह डॉग बाइटिंग की जाती है और लोगों की शिकायतें भी आती रहती हैं और समस्या भी बड़ी है। तो इस संबंध में उसके निजात के लिए जो हमारे कंपार्टमेंट वगैरह बनने हैं और उसका टेंडर डाला गया है और टेंडर खुलने की अवधि आ गई है। और इस समय चूँकि ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिसकी प्रक्रिया 2-1 दिन में पूर्ण होने वाली है। जैसे ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाता है इसको ओपन करके और इसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।